गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। आज हम समझेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन इफेक्ट को, और उसके लिए अपन एक नॉर्मल फिनोमेनन समझते हैं पहले कि जब भी लाइट किसी नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक का मतलब वही होता है जो हम, जैसे मैंने ये चॉक लेके इस बोर्ड पे मारी तो उसे टकरा कर वापस लौटना, ऐसा ही फिनोमेनन होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम को दिखाने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर ग्रूव्स बना दें तो उसे नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब इस पर लाइट इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होकर यहाँ से टकरा कर बाउंस बैक हुई वापस, इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी काम में आती है, जैसे कि आप देखें जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, रे के फॉर्म में इंडिकेट किए, और जो जा रही है टकरा कर लौट रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और इन दोनों का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर लाइट का इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल, तो उस एंगल से इन दोनों के एंगल्स बनाते हैं। जैसे कि ये जो आने वाली लाइट है यानी इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल एंगल बनाती है उसे बोलते हैं अपन इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल एंगल बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो आई और आर यहाँ नोटिफिकेशन से जो हमेशा याद रखते हैं आपको, आई इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट लाइट डिलिंग विद द नॉर्मल एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे विद द नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ दो लॉज भी आते हैं जो अपन ने यूज भी किए, थ्योरी में आपने लिखा भी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज होते हैं, एक तो होता है एनआरआई लॉ। एनआरआई लॉ का मतलब सिंपली है कि ये सब सेम प्लेन में होते हैं। क्या मतलब है एनआरआई का? एनआरआई का मतलब है नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ इज द आई इक्वल टू आर, दैट इज द लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए आपने दोनों लॉज आइडेंटिफाई कर लिए। अब अपन समझते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं वो मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में काम में आते हैं अपन मिरर को। मिरर दो तरह के आपके सिलेबस में, तो प्लेन मिरर है, एक रिफ्लेक्टेड स्फेरिकल मिरर है। मैं प्लेन मिरर की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हालांकि सिलेबस से थोड़ा सा आउट जाएगा, लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्शन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज डिवाइस है जो आपके घरों में होती है। अब सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरह है, एक 6 फीट पर्सन है जो अपने आपको मिरर में देखना चाहता है, तो कितना बड़ा मिरर अपने सामने रखना होगा जिससे कि वो खुद दिखाई दे। इसके लिए आंसर 6 फीट नहीं होता। 6 फीट के पर्सन को 6 फीट का मिरर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो आप समझें। सपोज करो मैंने इतना बड़ा मिरर लिया जो 6 फीट से बड़ा है, तो इसमें ये पर्सन अपने आप को कहाँ देखेगा वो देखें आप ध्यान से। मैंने इसकी आई साइड के सामने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इसका हाइट का पॉइंट है, और इस पॉइंट से ही इसकी हाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इससे ऊपर का पार्ट, इससे नीचे का पार्ट। अब आई से ऊपर का पार्ट को देखने के लिए ये जो हाईएस्ट इसकी जो हाइट थी उसके मैंने मिड पॉइंट को ले लिया है। तो देखिए यहाँ से आने वाली रे इस पॉइंट पे टकराएगी और यहाँ से बाउंस बैक होकर आइस तक जाएगी, यानी कि इस आइस को, इसका जो हेड का टॉप पार्ट है वो यहाँ दिखाई देगा पीछे, यानी इस जगह से मिरर स्टार्ट होना चाहिए, अपनी हाइट के यहाँ से देखेगा। गेट द पॉइंट। दूसरी चीज, इस आई साइड से लेकर और बॉटम तक, शू तक की जो डिस्टेंस थी उसे भी मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये उसका मिड पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ से आने वाली रे यहाँ टकराकर इसकी आइस तक पहुंचेगी। देखिए आई इक्वल टू आर, इसमें भी आई इक्वल टू आर एंगल फाइंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आइस जब देखेगी तो ये शू जो है उसे इस पॉइंट पे दिखाई देगा, यहाँ पीछे बढ़ाने पर यहाँ। गेट द पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि उसको सिर्फ इतना बड़ा ही मिरर चाहिए जिसमें कि वो अपने आप को देख सके। अगर आपको पैरामीटर्स दिए गए हो तो आप ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसे कितनी जो है लेंथ के मिरर की नीड होगी जिसमें कि वो अपने आप को देख सके। तो ये यहाँ पे देखिए यही लॉ काम आया आपके आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, और इन दोनों के बेसिस पर ही मैंने डिफाइन किया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मिड पॉइंट से सेट कर लिया। इसका मतलब मुझे ये वाला बूट का जो पोर्शन है वो इस जगह पर दिखाई देगा मिरर के अंदर, मुझे मिरर की लेंथ सिर्फ इतनी सी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो मिरर या डेली काम में लेते हैं, आप देखते हैं छोटा मिरर होता है उसमें अपने आप को पूरा देख लेते हैं। चलिए स्फेरिकल की बात करते हैं। स्फेरिकल का मतलब ये गोला है, स्फेरिकल स्फीयर है। उस स्फीयर का पार्ट जो होता है अगर उससे हमने कोई मिरर बनाया तो वो क्या है? स्फेरिकल मिरर। ऑब्वियसली ये कर्वेचर लिए हुए होगा। दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं हम, या तो किसी स्फीयर के किसी टुकड़े को, जैसे कि टुकड़ा मैंने लिया यहाँ से, ये पार्ट में अलग कर लिया जो डार्क से नोट किया, इस पार्ट को मैंने अंदर से पॉलिश किया है, सिल्वर कोटेड कर दिया है, तो इसकी बाहर की सरफेस जो होगी वो कहलाएगी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरह का जो मिरर होता है उसे बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स।
लेकिन अगर इस टुकड़े को आपने बाहर से पॉलिश किया है और अंदर वाली सरफेस जो होगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरह का जो मिरर होता है उसे बोलते हैं अपन कॉनकेव। अब और क्या काम करेंगे देखिए, जैसे इस पे अगर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को डिस्ट्रैक्ट कर देगा दूसरी तरफ, डाइवर्ज कर देगा बाहर की तरफ। देखिए आप टकरा के लाइट दूर जा रही है, तो इस तरह का जो मिरर होता है यानी कि जो कॉन्वेक्स है उसे डाइवर्जिंग भी बोलेंगे मिरर। और यहाँ देखिए आपकी सारी लाइट को सेंटर की तरफ जो है वो टर्न कर दिया है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इस तरह के यानी कॉनकेव वाले मिरर को अपन बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। तो ये इनके नाम है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर इसके कुछ लॉज हैं, जब आप डायग्राम बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसे बहुत ध्यान से देखिए। जब आप मिरर के डायग्राम बनाने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिए मिरर बनाने के लिए पहले आप एक स्फीयर बना लें। स्फीयर का मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ है, ठीक है। यहाँ इस मिरर का इस पार्ट का, इस टुकड़े का जो सेंटर है उसे बोलते हैं अपन पोल, उसे पी से नोट करते हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो लाइन होती है इसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले आप ये नोट कर लें, और फिर इन दोनों के बीच का यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं अपन फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहले डिजाइन कर लें, ये तो हुआ बेसिक। अब जो लॉज हैं जिससे कि आप इमेज की पोजीशन, उसकी साइज, उसका नेचर, ये सब पता लगाएंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉज ये कहता है कि अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ऐसे मिरर पे इसके पैरेलल आई है मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी, फोकल पॉइंट से पास आउट होगी। और ये कैसे होगा, ये भी वही एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पॉइंट से होगा। आप डायग्राम में नोट कर सकते हैं। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होती ही आई है, फोकल पॉइंट ना ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये उसका रिवर्स हो गया। ये भी बाय लॉ ऑफ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉर्म में होगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल उसने बनाया है उसी एंगल को बनाते हुए वापस जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों के डायग्राम्स में एरर होती है, अगर आपने उस पे ये एरो नहीं बनाए हैं तो एरो बनाना बहुत जरूरी है, इसी से पता लगेगा कि वो आ रही है या जा रही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती ही आती है ऐसे, तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापस पहुंच जाएगी। तो ये चार लॉज आपको फॉलो करने हैं। ओके, देखते हैं अगर आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें कि इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे करते हैं उसे देखें आप। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं। किसी भी तरह के मिरर के लिए हो सकता है। मैं यहाँ पर एक डिजाइन कर रहा हूँ, सपोज कोई भी मिरर आपको दिया जाए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मैंने कॉनकेव ले लिया सपोज, तो कॉनकेव के लिए क्या करूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ। सेक्शन मतलब पहले एक स्फीयर बनाया, उसके बाद एक सेक्शन ले लिया उस स्फीयर का, उस सेक्शन के बाहर की तरफ जो है मैंने पॉलिश दिखा दी रूल्स बना के, तो ये हो गया मेरा एक कॉनकेव मिरर। अब इसके सेंटर पॉइंट से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। नोटेशन डाल देते हैं, ये सेंटर ऑफ पॉइंट कर्वेचर आ गया, ये फोकल पॉइंट आ गया, ये पोल आ गया। अब ये तो हो गया मेरी बेसिक प्रिपरेशन रेडी। अब मुझे दिया जाएगा इस क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक एरो के फॉर्म में होगा। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा एक एरो के फॉर्म में बना है, उसकी नेमिंग कर दें ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरो के फॉर्म में क्यों बनते हैं कि देखिए जब भी हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है, जो दो पॉइंट होते हैं, एक आपको उसका टेल फाइंड आउट करना है, एक उसका हेड फाइंड आउट करना है। अब ये जो टेल होती है ये ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर टिका दी, ये रही वो टेल ए पॉइंट। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसकी इमेज बनेगी तो उसका टेल भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा। तो एक पॉइंट से हम लगभग फ्री हो जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। मैं सिर्फ बी पॉइंट कहाँ आएगा यही निकालूंगा, क्योंकि ये ऐसी इमेज दिखाई देगी इसलिए एरो की फॉर्म में इमेज भी एरो ही होगी, तो बनाना आसान होता है, इसलिए ये रोटेशन काम में लेते हैं। अब निकालनी कैसे इमेज, तो देखिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई से दो लॉज आप इस पे अप्लाई करते हैं, दो लॉ कम से कम। जैसे मैं पहला लॉ अप्लाई करता हूँ। पहला लॉ कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से पास आउट होगी। तो देखिए आप फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ जो था वो एप्लीकेबल हो गया। सेकंड लॉ लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली सी से निकाल दें, वापस इसी पे आ जाएगी। आप चाहें तो एफ से निकाल दें, वैसे भी कोई भी लॉ लिख सकते हैं। ये लिया, ये ले, मैं सपोज ये लेता हूँ, तो ये लिया तो मैंने यहाँ से एक लॉ रे स्टार्ट करी, और ये रे जो है वो आपने देखा कि फोकल पॉइंट से होती हुई मिरर तक गई। तो मिरर पर यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट टकराने के बाद बाउंस बैक होगी और ये वापस लौटेगी इस तरीके से जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, देखिए ऐसे। अब ये दोनों रेस कहाँ मिलती है, यहाँ मिली,
तो यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसे एरो का शेप दे देता हूँ, तो ये जो होगा वो ए डैश डी डैश क्या होगी, मेरी इमेज होगी। अब इस इमेज को कैसे बताएं, देखिए इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे पहली चीज तो छोटा या बड़ा, तो आप देख रहे हैं ये छोटा है, छोटे के लिए होता है डिमिनिश, बड़े के लिए होता है एनलार्ज। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए ये इमेज बनी है, ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटी है, इसका मतलब ये क्या है, डिमिनिश इमेज है। दूसरी बात सीधी या उल्टी, तो यहाँ देख रहे हैं उल्टी बन रही है। सीधी उल्टी के लिए हम काम में लेते हैं इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। तो ये देखिए इन्वर्टेड है क्योंकि ये इन्वर्ट हो गई है, नीचे की तरफ आई है इमेज, इसलिए कहलाती है ये इन्वर्टेड इमेज। सीधी बनेगी तो उसे बोलेंगे इरेक्ट। ठीक है, इसमें होता है रियल और इमेजिनरी। तो रियल का मतलब होता है कि दो लाइंस या दो रेज जो आपने चूज की थी आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पर एक्चुअल में मिल रही है या नहीं मिल रही है। पर ये यहां से टकराई इधर आई, यहां टकराई इधर गई, एक्चुअल में यहां मिल रही है, तो ये इमेज कहलाती है रियल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसे हम हाथ से टच कर सकते हैं, जिसे हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये एक रियल इमेज है। ठीक है, तो इसके क्या क्या सीखा आपने, एक तो सीखा कि ये बनी है डिमिनिश्ड, ये बनी है इन्वर्टेड, ये बनी है रियल। अब इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ले, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में नहीं रखा था, तो आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में नहीं बन रही है। इस तरह से आप इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो यही नॉर्मल कहलाएगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा आई और ये रहा आर, ये सारी प्रॉपर्टीज वही उसी फॉर्मेट से निकाली हुई है। तो इस तरह से आपकी बुक में कुछ 4, 5, 6 तरह के पोजीशंस के हिसाब से इमेज निकालने के डायग्राम बने हुए, आप प्रैक्टिस करें। और जरूर ध्यान रखना है कि डायमेंशंस हमको बहुत प्रॉपर्ली लेनी पड़ेगी। आप कंपास से बनाएंगे, जो स्फीयर बनाना है वो सेंटर पॉइंट को बिल्कुल एक्यूरेट रखें। उसके बाद अगर आप स्केल यूज करते हैं, तरीके से बनाते हैं, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर मिलेंगे जो आपकी बुक में इंट्रोड्यूस किया है। That is all about the reflection.